हाय एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने नोड जेएस में हमारा फर्स्ट छोटा सा प्रोग्राम बनाया था और इससे हमें बेसिक लेवल पे ये आइडिया लग गया कि कैसे हम लोग नोड जेएस के लिए फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके लिए कोड लिखेंगे और कैसे उसके प्रोग्राम्स को रन करके देखेंगे। इस पार्ट के अंदर हम लोग नोड जेएस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके नोड जेएस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट में नोड जेएस का एक्चुअल में रोल होता क्या है। जैसे कि HTML से हम लोग टैग्स वगैरह, इनपुट फील्ड्स वगैरह बनाते हैं, CSS से स्टाइल करते हैं, जावास्क्रिप्ट से हम लोग वैलिडेशन लगा सकते हैं या फिर फ्रंट एंड भी बना सकते हैं। सो इसी तरीके से नोड जेएस का क्या रोल रहता है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ये होती क्या है, क्या इनमें डिफरेंस होता है, और नोड जेएस क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है या फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। आफ्टर दैट ये देखेंगे कि नोड जेएस इंटरनली जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करती है और नोड जेएस का एक्चुअली यूज होता क्या है, क्या हम लोग इसमें बनाते हैं। देन हम लोग एपीआईज के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि एपीआईज क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ हम लोग बात करते हैं कि क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। देखो, स्क्रिप्टिंग समझने से पहले आप ये समझो कि क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है। जब भी हम लोग वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं, एक सर्वर, एक क्लाइंट। सर्वर जहां पे हमारा कोड रखा हुआ होता है और क्लाइंट जहां पे हम लोग वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। जैसे कि google.com है तो गूगल का एक अपना सर्वर होगा जहां पे कोड रखा होगा। क्लाइंट क्या है, यहाँ पे अगर मैं google.com लिख के मेरे ब्राउजर के अंदर गूगल को यूज करने की कोशिश कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं उसका क्लाइंट हो गया, राइट। तो एक क्लाइंट हो गया, एक सर्वर हो गया। और इसी तरीके से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो भी दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती हैं उनको बोला जाता है सर्वर साइड, और जो क्लाइंट पे आके एग्जीक्यूट होती हैं उनको बोला जाता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावा एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बिकॉज वो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं और इसी वजह से वो डेटाबेस वगैरह से कनेक्ट भी हो पाती हैं, फाइल सिस्टम वगैरह से। बट अगर हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, सो वो ब्राउजर के अंदर आके एग्जीक्यूट होती है। और ब्राउजर कहां पे होता है, हमारे क्लाइंट के सिस्टम के ऊपर। तो इसी वजह से वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और तभी आप देखोगे, कभी भी आप ब्राउजर को इस तरीके से ओपन करके देखोगे ना, तो आपको जावास्क्रिप्ट का कोड तो दिख जाएगा। यहां पे आप सोर्सेस के अंदर आना तो जावास्क्रिप्ट का कोड तो दिख जाएगा, बट PHP का और जो जावा वगैरह होता है उनका कोड कभी नहीं दिखता, बिकॉज वो पहले ही एग्जीक्यूट होके आ चुकी हैं, उनका बस आपको आउटपुट दिखता है। और जो JS होती है ये हमारे ब्राउजर पे आके एग्जीक्यूट होती है, तो इसलिए आपको कोड भी दिखता है और यहाँ पे उसका आउटपुट भी दिख सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे ये पता चल गया होगा कि जो लैंग्वेज क्लाइंट पे आके एग्जीक्यूट होगी वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये बात क्लियर है। अब नाउ देखो, जावास्क्रिप्ट है वो वैसे तो ब्राउजर पे आके रन होती है, बट नोड.js क्या करती है, उसको सर्वर के ऊपर ही एग्जीक्यूट कर देती है। नोड.js वैसे तो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, बट वो जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना देता है, ठीक है। तो इसीलिए जो नोड.js है वो सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होगा। ये चीज क्लियर हो गई। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि नोड.js जावास्क्रिप्ट को इंटरनली यूज कैसे करता है। पहले ये देखो कि ब्राउजर कैसे यूज करता है। ब्राउजर के पास जब भी जावास्क्रिप्ट आती है तो उसके कोड को वो दे देता है V8 इंजन को। V8 एक क्रोम के अंदर ही, यानी कि ब्राउजर के अंदर, चाहे कोई भी ब्राउजर क्यों ना हो, उसके अंदर अपना खुद का एक इंजन होता है। सो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को डाल दिया जाता है और देन उसका हमें रिजल्ट मिल जाता है। इवन हाँ, अलग अलग ब्राउजर के अलग अलग इंजन होते हैं। जो क्रोम होता है उसका V8 इंजन होता है, ठीक है। इसी तरीके से नोड.js ने अब क्या सोचा कि जिस तरीके से ब्राउजर के पास एक V8 इंजन होता है और उससे जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, इसी तरीके से अगर मैं इस V8 इंजन को सर्वर के ऊपर ले आता हूं तो मैं सर्वर के ऊपर भी इसके कोड को एग्जीक्यूट करवा दूंगा, राइट। सो इसी तरीके से नोड के अंदर भी एक V8 इंजन होता है। जैसे ही हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड मिलता है, हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें V8 इंजन की हेल्प से उसका सर्वर के ऊपर ही आउटपुट मिल जाता है। तो नोड.js एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है और यहाँ पे जो कोड है वो सर्वर के ऊपर ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है।
अब बात आती है कि Node.js से हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि HTML से हम लोगों ने टैग्स बना दिए, CSS से स्टाइल कर दिया, जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि एंगुलर है, रिएक्ट है, इनसे हम लोग फ्रंट एंड बना सकते हैं। तो Node.js से क्या करते हैं? देखो, Node.js से हम लोग बनाते हैं APIs, जिसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये क्या है मैं आपको आने वाली स्लाइड के अंदर थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी के लिए ये समझो कि Node.js का सबसे ज्यादा यूज करा जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाने में, यानी कि APIs बनाने में। कुछ और यूज भी होते हैं इसका, आप IoT के लिए यूज कर सकते हो, जो डेस्कटॉप वाली एप्लीकेशंस होती है उनका भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है APIs बनाने के लिए। सो अब APIs बेसिकली है क्या? जैसा मैंने आपको बताया, जो जावास्क्रिप्ट है वो कभी भी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो हमारा डेटाबेस होता है उससे कुछ रिजल्ट आएगा तो वो हम लोग ब्राउजर पे एक्सेस कैसे करेंगे? APIs के थ्रू। API क्या करेगी? JSON फॉर्मेट के अंदर रिजल्ट थ्रो करती है जावास्क्रिप्ट को, और जावास्क्रिप्ट उसको डिस्प्ले करवा देता है। और जेसन जिसके अंदर हम लोग APIs बनाते हैं ना, एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसको सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं, चाहे वो PHP हो, नोड हो, जावास्क्रिप्ट हो, जावा हो, पाइथन हो, सबके सब जेसन को समझते हैं। तो इसीलिए हम लोग नोड के अंदर APIs बनाते हैं जेसन में, और उसको जावास्क्रिप्ट को पास कर देते हैं। जल्दी ही हम लोग APIs बना के देखेंगे, आपको और भी डिटेल में आइडिया लगेगा कि किस तरीके से APIs से हमें डाटा मिलता है और फ्रंट एंड के ऊपर कंज्यूम करा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। और जो ये APIs बनती है ना Node.js के अंदर, इनको हम लोग किसी भी टेक्नोलॉजी में किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आप उनको रिएक्ट में, एंगुलर में, रिएक्ट नेटिव में, एंड्रॉयड में, iOS में, विंडोज में, मैक में, लिनक्स में, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बिकॉज जो जेसन जो हमें API से डाटा मिलता है वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये देख लेते हैं। ये है हमारा डेटाबेस, जो ये API वाला दिख रहा है ना आपको, येलो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे होती है हमारी नोड। इसके अंदर हम लोग APIs बनाते हैं और उन APIs को डिफरेंट ब्राउजर के ऊपर, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पे भी डाल देंगे। हर एक चीज़ बेसिकली जेसन को समझ लेती है जिसके अंदर APIs हमारी बनाई जाती हैं, ठीक है। सो एक API बनाई, सेम API मोबाइल में, सेम API विंडो में, सेम API वेब के अंदर यूज हो सकती है। अब नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा काम हम लोग कर क्यों रहे हैं? PHP सही नहीं है? PHP के अंदर क्या होता है, ना सर्वर वाली चीज़ ना कोई क्लाइंट वाली चीज़, उसके अंदर कोड करो डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर दिखा देती है, APIs वगैरह कोई चक्कर नहीं है। देखो, आप लोग चाहो तो PHP के अंदर भी APIs बना सकते हो, एक अलग चीज़ है, बट APIs बनाने का अपना फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है, मान लो आप एक टिकट बुकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, एक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हो, जहां पे एक इंसान मोबाइल से भी टिकट बुक कर सकता है, लैपटॉप से भी कर सकता है, कंप्यूटर से भी, ब्राउजर से भी, कैसे भी कर सकता है वो, ठीक है। तो अगर डेटाबेस एक नहीं होगा, ठीक है, APIs हमारी एक नहीं होगी तो दिक्कत होगी, राइट। क्यों? मान लो आपने जो टिकट मोबाइल से बुक कर ली, सेम टिकट कोई वेब ब्राउजर से बुक कर लेगा, सेम टिकट कोई लैपटॉप का जो विंडोज़ वाला सॉफ्टवेयर होता है उससे बुक कर लेगा, तो एक ही टिकट के ऊपर 3 लोग आ सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, हमें कॉमन डेटाबेस और कॉमन API रखनी पड़ती है, ताकि हमें साथ ही साथ पता चलता रहे टिकट है ये बुक हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। इसी तरीके से पेटीएम, बुक माई शो, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, APIs बनाते हैं, यानी कि जो हमारा सर्वर है, डेटाबेस वगैरह है, वो एक ही रहेगा, देन उनको हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज कर पाते हैं, ठीक है, APIs को। सो अब चाहे वो आप API की बुकिंग वो ब्राउजर से कर लो, चाहे विंडोज से कर लो, चाहे मोबाइल से कर लो, सीट उसके हिसाब से बुक होगी, एक सीट 2 बार बुक नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं, आने वाले पार्ट के अंदर आपको और डिटेल के अंदर जब हम लोग APIs बनाएंगे, उनको यूज करके देखेंगे ना, और भी आपको डिटेल में पता चलेगा, राइट। सो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि Node.js के अंदर हम लोग APIs बनाते हैं, ये इंटरनली जावास्क्रिप्ट को यूज़ करती है, सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। इसमें स्टिल कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। नाउ आपको कोड कहाँ पे मिलेगा? जल्दी ही आपको सारा का सारा कोड thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा। बहुत सारे कोर्सेज मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ, जल्दी ही आपको यहाँ पे Node.js के कोर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। मे बी आप इस वीडियो को 6-7 दिन बाद देख रहे हो, तब तक यहाँ पे कोर्स अपलोड हो भी चुका होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसके अंदर ऑलरेडी 3-4 वीडियोस आ चुकी हैं, बाकी वाली वीडियो भी जल्दी आ जाएंगी। जो वीडियो बना रहा हूँ इसको मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।